नमस्कार। अध्यापिका जी चैनल पर आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन। अध्ययन की इस श्रृंखला में आज हम जिस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं वह क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 कोर्स ए के लिए संकलित है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक कहानी यह भी, जिसकी लेखिका है मनु भंडारी। तो सबसे पहले हम मनु भंडारी के जीवन परिचय को ही जानने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के भानपुरा गांव 3 अप्रैल 1931 में जन्मी मनु हिंदी की बहुत ही सुप्रसिद्ध कहानीकार रही हैं। इनका बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। लेखन के लिए उन्होंने मनु नाम का चुनाव किया, अर्थात इनका नाम जो था बचपन का वो महेंद्र कुमारी था, लेकिन जब साहित्यिक रचनाओं को लिखने के लिए ये सामने आई तो इन्होंने मनु के नाम से अपनी रचनाएं लिखी। उन्होंने एमए तक की शिक्षा पाई और वर्षों तक दिल्ली के मिरांडा हाउस में अध्यापिका रही। धर्मयुग में धारावाहिक रूप से प्रकाशित उपन्यास आपका बंटी से लोकप्रियता प्राप्त करने वाली मनु भंडारी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ की अध्यक्षा भी रही। लेखन का संस्कार उन्हें विरासत में मिला था। उनके पिता सुख संपत राय भी जाने माने लेखक थे। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 2021 में गुरुग्राम में हुई थी। मनु भंडारी की जो प्रमुख कृतियां हैं उनके बारे में हम जानते हैं। इन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक विधाओं में अपनी रचनाएं लिखी थी। कहानी संग्रह जो इनके हैं उनमें है एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ और अकेली। उपन्यासों में इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो आपका बंटी है। इसके अलावा भी उन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं उनमें महाभोज, 1 इंच मुस्कान आदि उपन्यासों की इन्होंने रचना की है। नाटक इन्होंने जो लिखा वो है बिना दीवारों का घर। पाठ के मुख्य बिंदु। इस पाठ में जो मुख्य पात्र हैं वो इस प्रकार से हैं। लेखिका के पिता, लेखिका की मां, लेखिका की बड़ी बहन सुशीला, लेखिका और प्राध्यापिका शीला अग्रवाल। इन्हीं 5 पात्रों का लेखिका ने अपने इस आत्मकथ्य में वर्णन किया है। लेखिका के पिता की जो विशेषताएं थीं वो कुछ इस प्रकार से हैं। लेखिका के पिता अहंकारी थे, शक्की स्वभाव के थे, शिक्षा के समर्थक थे, लेखक थे बहुत अच्छे, राजनीति में उनकी रुचि थी और अंतर विरोधी विचारधारा को रखने वाले थे। लेखिका की मां में जो विशेषताएं थी वो इस प्रकार से हैं। वो सहनशील थी, धैर्यशील थी, बच्चों से बहुत प्रेम करने वाली थी और समर्पित थी। बड़ी बहन उनकी जो सुशीला थी, उनके अंदर जो गुण थे वो गोरी थी, सुंदर थी, स्वस्थ थी, घर के कार्यों में उन्हें बहुत रुचि थी। स्वयं लेखिका ने जिन विशेषताओं का वर्णन किया है अपनी, वो इस प्रकार से हैं। वो काली थी, हीन भावना की शिकार थी, साहित्य में उनकी रुचि थी, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय वो भागीदारी कर रही थी और नेतृत्व शक्ति उनमें बहुत थी। प्राध्यापिका शीला अग्रवाल में भी नेतृत्व शक्ति थी, साहित्य में उनकी रुचि थी, एक आदर्श शिक्षिका थी और प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। लेखिका की मध्य प्रदेश और अजमेर की यादें। लेखिका ने अपने आत्मकथ्य में अपने जन्म स्थान मंदसौर के गांव भानपुरा के साथ साथ राजस्थान स्थित अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिला मकान से जुड़ी बहुत सी बातों को याद किया है। अजमेर के इसी 2 मंजिले मकान में
ऊपरी तल पर उनके पिता अव्यवस्थित ढंग से फैली पुस्तकों और अखबारों के बीच या तो कुछ लिखते रहते थे या डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे के कमरों में उनकी माँ, भाई बहन आदि रहते थे। अर्थात लेखिका जो है वो अपने पिता की याद कर रही हैं और उन्होंने अपने पिता के बारे में बताया है कि पिता जो है वो अजमेर में पहले रहते थे और ऊपर के फ्लोर पर पिता रहते थे और नीचे उनकी माँ और भाई बहन आदि रहते थे। पिता का अतीत। लेखिका के पिता अजमेर आने से पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में रहते थे, जहां उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। अर्थात जब पिता अजमेर आए, अजमेर से पहले वो इंदौर में रहते थे और वहां उनका बहुत मान सम्मान था। पिता अनेक सामाजिक राजनीतिक संगठनों से भी जुड़े हुए थे। उन्होंने शिक्षा का न केवल उपदेश दिया बल्कि बहुत से विद्यार्थियों को अपने घर पर रखकर पढ़ाया भी, जिसमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे पदों पर भी पहुंचे। अर्थात वो केवल कहने में विश्वास नहीं रखते थे, उन्होंने शिक्षा मिलनी चाहिए बच्चों को इस बात केवल उपदेश ही नहीं दिया बल्कि अपने घर में रखकर जो जरूरतमंद होते थे उन विद्यार्थियों को अपने घर पर रखा और उनको पढ़ाया। और बाद में उनसे पढ़ने के पश्चात जब वो बड़े होकर रोजगार के क्षेत्र में निकले तो उन्होंने बहुत ऊंचे ऊंचे पदों को प्राप्त किया। यह सब उनकी खुशहाली के दिनों की बात है जो लेखिका ने सुनी थी। मतलब पिताजी के ये जो गुण हैं वो लेखिका ने देखे नहीं थे बल्कि केवल उन्होंने सुने हुए थे। पिता का वर्तमान। लेखिका ने स्वीकार किया है कि उनके पिताजी अंदर से टूटे हुए व्यक्ति थे जो एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण इंदौर से अजमेर आ गए थे। अर्थात लेखिका अपने पिता के वर्तमान अवस्था का वर्णन करते हुए कहती हैं कि उनके जो पिताजी थे वो अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे। उनके साथ कुछ लोगों ने विश्वासघात किया था जिसके कारण उनके जो भी अच्छे गुण थे वो सब समाप्त होने के कगार पर थे और वो इंदौर से जो है वो अजमेर आ गए थे। और वहां पर अजमेर आने के बाद वो अपने ही बलबूते पर अपने अधूरे अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को पूरा कर रहे थे। अर्थात वो अजमेर आकर के एक डिक्शनरी लिख रहे थे जो अंग्रेजी से हिंदी में थी। इस कार्य ने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी किंतु अर्थ नहीं दिया। मतलब वो जो शब्दकोश लिख रहे थे उस शब्दकोश लिखने से उन्हें प्रसिद्धि तो मिली, उन्हें प्रतिष्ठा और यश मिला, लेकिन उनको पैसा नहीं मिला जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इन सभी कारणों से उनकी सकारात्मक सोच नकारात्मक सोच में परिवर्तित होती चली गई और यही कारण था क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था और कुछ लोगों ने उनके साथ जो विश्वासघात किया था तो उनके अंदर जो है वो शक्की स्वभाव जो है वो उनका बनता चला जा रहा था। उनके अंदर के जितने भी सकारात्मक गुण थे वो सारे समाप्त होते जा रहे थे और उनकी सोच बिल्कुल नकारात्मक हो चुकी थी। लेखिका पर पिता के व्यक्तित्व का प्रभाव। लेखिका को प्रतीत होता है कि उनके व्यक्तित्व में उनके पिता की कुछ कमियां और खूबियां तो अवश्य ही आ गई हैं जिन्होंने जाने अनजाने उनके भीतर कई ग्रंथियों को जन्म दे दिया। लेखिका इस बात पर विश्वास करती थी कि उनका जो भी आज व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व पर उनके पिता का बहुत अधिक प्रभाव है। पिता के व्यक्तित्व के कारण ही उनके व्यक्तित्व में भी कुछ ऐसी कमियां और कुछ ऐसी खूबियां आ गई हैं जिन्होंने अनजाने में ही उनके अंदर कई ग्रंथियों को जो है वो बो दिया है। लेखिका का रंग काला है तथा बचपन में वह दुबली और मरियल सी थी। लेखिका यह बताने के लिए कि किस तरह पिता के व्यक्तित्व के कारण उनके अंदर जो हीन भावना आ गई वो पिता के कारण ही आई थी और इस को वो एक घटना के द्वारा जो है वो अभिव्यक्त कर रही हैं कि उनका रंग जो है वो
काला था। बचपन में वो दुबली और मरियल थी और गोरा रंग जो है वो उनके पिता की कमजोरी था। वो गोरे रंग को बहुत पसंद करते थे। यही कारण है कि परिवार में लेखिका से 2 साल बड़ी खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में उनकी तुलना की जाती थी। उनके पिता, जो उनसे 2 साल बड़ी बहन थी जिनका नाम सुशीला था, वो बहुत गोरी और स्वस्थ तथा हंसमुख स्वभाव की थी और पिताजी हर बात में उनकी तुलना उनकी बड़ी बहन से किया करते थे। इस कारण से लेखिका के भीतर जो है वो हीन भावना उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि हर चीज में उनकी उपेक्षा होती थी, उनको नीचा दिखाया जाता था। तो इसी कारण से उनके अंदर जो है वो हीन भावना उत्पन्न हो गई, जो आजीवन रही। इसी का परिणाम है कि इतना नाम और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के पश्चात भी जब उनकी लेखकीय उपलब्धियों की प्रशंसा की जाती है तो लेखिका संकोच से सिमटने और गढ़ने लगती है। इसी हीन भावना के कारण ही जिंदगी में उन्होंने इतनी प्रसिद्धि, इतना यश प्राप्त किया, लेकिन जब भी उनकी कोई लेख की उपलब्धियों की प्रशंसा करता था कि आप बहुत प्रसिद्ध हैं, आपने बहुत अच्छा लिखा है, तो लेखिका को उस पर विश्वास नहीं होता था। उनको सब कुछ जो है वो तुक्का सा लगता था और ये कारण था कि लेखिका की जो हीन भावना है वो पिता के व्यक्तित्व के कारण ही उनमें उत्पन्न हुई थी। पिता के विपरीत स्वभाव वाली मां। लेखिका अपने मां के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि मां का स्वभाव अपने पति जैसा नहीं था, अर्थात मां और पिता के व्यवहार में, व्यक्तित्व में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर था। मां एक अनपढ़ महिला थी, अपने पति के क्रोध को चुपचाप सहते हुए स्वयं को घर के कामों में व्यस्त किए रहती थी। अनपढ़ होने के बाद भी लेखिका की मां धरती से भी अधिक धैर्य और सहनशील थी। मतलब उनकी मां के अंदर धैर्य और सहनशीलता का गुण विद्यमान था। उन्होंने अपने पति की हर ज्यादतियों को अपना भाग्य समझा। उन्होंने अपने परिवार में किसी से कुछ नहीं मांगा, बल्कि जहां तक हो सका दिया ही दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि सहानुभूतिवश भाई बहनों का लगाव तो मां के साथ था, किंतु लेखिका कभी उन्हें अपना आदर्श रूप में स्वीकार ना कर सकी। अर्थात लेखिका के जो भाई बहन थे उन्हें तो मां से जो है वो सहानुभूति थी, बहुत लगाव था, लेकिन लेखिका को मां के इस व्यक्तित्व से कोई भी लगाव नहीं था। वो अपने मां के व्यक्तित्व को अपने जीवन में अपना नहीं पाई, क्योंकि वो इस बात का विरोध करती थी कि यदि कोई हम पर अत्याचार कर रहा है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए, उसको स्वीकार कभी भी नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि लेखिका अपनी मां को आदर्श रूप में अपना नहीं सकी। लेखिका का परिवार और पास पड़ोस। लेखिका अपने परिवार और पास पड़ोस का वर्णन करते हुए कहती है कि लेखिका 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। जिस समय उनकी सबसे बड़ी बहन का विवाह हुआ उस समय लेखिका लगभग 7 साल की थी। अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला के साथ लेखिका ने लड़कियों के सारे खेल खेले। वैसे तो उन्होंने लड़कों वाले खेल भी खेले, किंतु भाई घर में कम रहा करते थे, इसलिए लड़कियों वाले खेल अधिक खेले। मतलब लेखिका अपने बचपन का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि बचपन में ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल लड़कियों के द्वारा खेले जाने वाले खेल ही खेले। उन्होंने लड़कों के द्वारा खेले जाने वाले खेल जैसे पतंग उड़ाना आदि भी उन्होंने खेला, लेकिन क्योंकि उनके भाई घर में कम रहा करते थे, वो लोग अक्सर बाहर ही खेला करते थे, इसलिए लेखिका ने अपनी बहन सुशीला के साथ ज्यादातर लड़कियों के द्वारा खेले जाने वाले खेल ही खेले। उस समय पास पड़ोस का दायरा आज की तरह सीमित
नहीं था। तो उस समय जो पास पड़ोस हुआ करता था वो ऐसा नहीं है कि केवल आसपास के घर ही उसमें सीमित होते थे, बल्कि पूरा मोहल्ला ही जो है वो पास पड़ोस में ही गिना जाता था। लेकिन आज परिस्थितियां एकदम बदल चुकी हैं। आज तो हर व्यक्ति अपने आप में सिमट कर रह गया है। पास पड़ोस की यादें कई बार कई पात्रों के रूप में लेखिका की आरंभिक रचनाओं में आ गई हैं। पिता का लेखिका की ओर झुकाव। 40 के दशक में अर्थात 1940 के लगभग लेखिका के परिवार में लड़कियों के विवाह की अनिवार्यता थी। 16 वर्ष की उम्र और मैट्रिक तक की शिक्षा। अर्थात लेखिका का जो परिवार था वो इस विचारधारा को मानने वाला था कि लड़कियों का विवाह जल्दी ही कर देना चाहिए। जैसे ही लड़की 16 वर्ष की हो और उसने मैट्रिक अर्थात 10वीं तक की जो है वो पढ़ाई कर ली हो, उसका विवाह कर देना चाहिए। और यही कारण है कि 1944 में लेखिका की बहन सुशीला ने मैट्रिक पास कर लिया और वो 16 वर्ष की हो गई, इसलिए उनका विवाह कर दिया गया और वो विवाह करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई करने के लिए कोलकाता चले गए। इसके बाद पिताजी का ध्यान लेखिका की ओर गया। मतलब अब तक जब तक उनके बड़े भाई थे, उनकी बड़ी बहन सुशीला थी घर में, तब तक पिताजी लेखिका की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जैसे ही घर में से सब लोग बाहर चले गए, लेखिका की तरफ पिता का ध्यान जो है वो आकर्षित हुआ। देश की तत्कालीन परिस्थितियों की ओर झुकाव। इसमें लेखिका ने यह बताने का प्रयास किया है कि उस समय पर देश में जो चारों तरफ राजनीतिक परिस्थितियां थीं, उनको जानने समझने की सोच उनमें किस तरह से जागृत हुई। जिस उम्र में लड़की को स्कूली शिक्षा के साथ रहने और कुशल पाक शास्त्री बनने के नुस्खे सिखाए जाते थे, उस समय लेखिका के पिताजी का आग्रह रहा करता था कि लेखिका रसोई नामक भटियार खाने से दूर ही रहें, क्योंकि उनके अनुसार वहां रहना अपनी प्रतिभा और क्षमता को भट्टी में झोंकना था। लेखिका ये बताना चाहती हैं कि उनके पिता जो थे वो रसोई को भटियार खाना मानते थे, इसीलिए उनका ये आग्रह रहता था कि लेखिका जो है वो रसोई में ना रहे। वो लेखिका को रसोई से दूर रखना चाहते थे। उनका मानना था कि रसोई में रहने से जो लड़कियां हैं उनके अंदर जो प्रतिभा है, उनके अंदर जो योग्यता है वो खत्म हो जाती है, इसलिए लेखिका को वो उससे दूर ही रखना चाहते थे। पिताजी के पास कई पार्टियों एवं संगठनों के व्यक्ति आते और उनके बीच घंटों तक बहस हुआ करती थी। लेखिका जब चाय पानी या नाश्ता लेकर जाती तो उनके पिता उन्हें यह कहते हुए बैठा लेते थे कि वह भी सुने और जाने कि देश में चारों ओर क्या हो रहा है। लेखिका के यहाँ बहुत पार्टियों के लोग जो है उनका आना जाना लगा रहता था। लेखिका जब वहां जाती थी तो उनके पिता का यह आग्रह होता था कि मनु भंडारी भी वहां पर बैठे और वो जाने कि उस समय देश की क्या परिस्थितियां हैं, देश में चारों ओर क्या चल रहा है। और पिता के कहने पर ही लेखिका वहां पर बैठती और धीरे धीरे उनका झुकाव जो है वो स्वाधीनता आंदोलन की तरफ होने लगा। लेखिका के जीवन में शीला अग्रवाल का महत्व। वर्ष 1945 में लेखिका ने हाई स्कूल पास करके सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जो पिछले वर्ष कॉलेज बना था, उसमें फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिया। उस समय उनका परिचय शीला अग्रवाल से हुआ, जो उसी वर्ष हिंदी की प्राध्यापिका नियुक्त हुई थी। शीला अग्रवाल ने ही लेखिका का वास्तविक रूप में साहित्य से परिचय कराया और मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। तो लेखिका अपनी जो हिंदी की अध्यापिका थी, जिनका नाम था शीला अग्रवाल,
उनके बारे में बताते हुए कहती हैं, उन यादों को वो याद करते हुए लिखती हैं कि जो शीला अग्रवाल थी, उन्होंने ही लेखिका को अच्छा साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित किया था। अब तक लेखिका जो उन्हें मिलता था वो पढ़ लेती थी, लेकिन शीला अग्रवाल ने उन्हें चुन चुन कर अच्छी पुस्तकों के, अच्छे लेखकों के नाम बताए और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसका परिणाम यह हुआ कि लेखिका ने साहित्य जगत में कई प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद, जैनेन्द्र, यशपाल आदि की रचनाओं को पढ़ा। शीला अग्रवाल ने न केवल लेखिका का साहित्यिक दायरा बढ़ाया, बल्कि घर की चार दीवारों के बीच देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला उनके पिता ने शुरू किया था, उसे सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। अर्थात शीला अग्रवाल ने उनमें केवल साहित्यिक रुचि ही जागृत नहीं की, बल्कि राजनैतिक स्थितियों की ओर, राजनैतिक गतिविधियों की ओर भी उनको प्रेरित किया। उनके पिता पहले ही उनको राजनैतिक स्थितियों से परिचित कराने लगे थे और वो सिलसिला जो उनके घर में शुरू हुआ था, उनके अंदर राजनैतिक सोच, राजनैतिक समझ बढ़ने लगी थी, उसको सक्रिय भागीदारी में बदलने का काम जो है वो उनकी अध्यापिका शीला अग्रवाल ने ही किया। यही कारण था कि वह स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी। अर्थात यही कारण था कि जो शीला अग्रवाल ने उनको प्रेरित किया कि तुम स्वाधीनता आंदोलन में भाग लो, क्योंकि सभी युवा वर्ग जो है वो उस समय पर देश की स्वतंत्रता के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। तो मनु भंडारी भी अपनी अध्यापिका के कहने पर स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने लगी। पिता की अंतर विरोधी विचारधारा। लेखिका के पिताजी यह तो चाहते थे कि उनकी उपस्थिति में लेखिका घर आए लोगों के बीच उठे, बैठे, जाने, समझें, किंतु उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि लेखिका घर से बाहर निकलकर सड़कों पर लड़कों के साथ नारेबाजी करती फिरे। लेखिका अपने पिता के अंतर विरोधी जो विचारधारा थी उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि लेखिका के पिता दो विचारधाराओं को एक साथ मानते थे। एक तरफ तो वो चाहते थे कि हमको कुछ अलग हटकर करना चाहिए, तो लेखिका के लिए वो ये चाहते थे कि वो घर में बैठकर ही ये जाने कि देश में क्या हो रहा है, लेकिन घर से बाहर निकलकर आंदोलनों में भाग लेना, नारेबाजी करना पिता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। जब उन्हें यह पता लगा तो वे आग बबूला हो उठे। जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि लेखिका जो है वो स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, वो सड़कों पर नारेबाजी करती हैं, तो ये सब जानकर उनके पिता को बहुत क्रोध आया। कई बार ऐसा होता था कि कुछ लोग आकर पिताजी को बता देते थे कि उनकी लड़की सड़कों पर लड़कों के साथ हंगामा कर रही है। यह सुनकर वह बहुत गुस्सा हो जाते। जब उन्हें पता चलता कि उनकी पुत्री को लोग सम्मान देते हैं तो वे गर्व से भर उठते। पिता की इसी विरोधी विचारधारा के बारे में लेखिका ने बताने का प्रयास किया है कि उनको यह बर्दाश्त नहीं था कि लड़कियां बाहर जाकर लड़कों के साथ जो है वो नारेबाजी करें, स्वाधीनता आंदोलन में भाग ले। तो ये बात सुनकर वो बहुत गुस्सा होते थे, लेकिन जब वो ये सुनते थे कि उनकी लड़की को लोग बहुत सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं तो वो उनको बहुत गर्व होता था, क्योंकि उनका ये मानना था कि व्यक्ति को कुछ हटकर काम करना चाहिए। प्रधानाचार्य का पत्र और पिता का क्रोध। लेखिका अपने जीवन की एक घटना को बताते हुए कहती है कि किस तरह से उनके पिता जो हैं वो विरोधी विचारधारा को रखने वाले थे। एक बार लेखिका के घर पर कॉलेज से एक पत्र आया जिसमें उनकी शिकायत की गई थी। पिताजी क्रोध से भर उठे और उन्हें भला बुरा कहने लगे, क्योंकि जब वो पत्र आया और उसमें ये लिखा था कि आपको कॉलेज में आकर प्रधानाचार्य जी से मिलना है, तो पिता जो है वो उनको बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, आज तक मेरे किसी भी बच्चे के कारण मुझे
विद्यालय में नहीं बुलाया गया है। तो ऐसी क्या बात है कि मुझे इस लड़की के कारण जो है वो विद्यालय में बुलाया जा रहा है। तो उन्होंने मनु भंडारी को बहुत डांटा डपटा, और वो जब कॉलेज गए, कॉलेज जाकर उन्होंने वहां पर बात सुनी, तो कॉलेज से वापस लौटे तो उनको जो क्रोध था जाने से पहले, उसका स्थान गर्व ने ले लिया था, क्योंकि वहां जाकर उन्होंने जो बात सुनी, उस बात से वो इतना अधिक प्रभावित हुए कि उनको लगा कि हाँ, उनकी जो लड़की है वो बहुत विशेष कार्य कर रही है। उन्हें यह जानकर बहुत खुशी हो रही थी कि उनकी पुत्री को कॉलेज में छात्राएं इतना सम्मान देती हैं कि उनके एक बार कह देने से सभी कक्षाओं का बहिष्कार तक कर देती हैं। मतलब उन्हें जब विद्यालय गए और वहां पर प्रधानाचार्य ने उनको बताया कि ये जो लड़की है, इनके साथ 2 और लड़कियां, तो ये तीनों लड़कियां मिलकर के हमारे स्कूल की अनुशासन को भंग कर रही हैं। ये लोग मैदान में निकल जाती हैं और इनके कहने पर जितनी भी छात्राएं हैं वो सभी कक्षाओं को छोड़ करके मैदान में आ जाती हैं। इस प्रकार इनके कारण हमें कॉलेज को चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो पिताजी इस बात को सुनकर गर्व से भर उठे और उन्होंने कहा, यह तो पूरे देश की पुकार है, और यदि मेरी लड़की ऐसा कर रही है तो उसमें वो कोई गलत नहीं कर रही। शीला अग्रवाल को नोटिस। तब लेखिका की जो अध्यापिका थी, उनको कॉलेज वालों ने किस तरह से बर्खास्त किया, उनको किस तरह से नोटिस दिया, ये घटना बताते हुए कहती हैं कि वर्ष 1947 के मई माह में प्राध्यापिका शीला अग्रवाल को कॉलेज प्रशासन ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर नोटिस दिया, जिसमें उन पर लड़कियों को भड़काने और अनुशासन भंग करने में सहयोग करने का आरोप लगाया गया था। इसके अतिरिक्त जुलाई माह में 3rd ईयर की कक्षाएं बंद करके लेखिका और छात्राओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। मतलब लेखिका और उनकी जो 2 सहेलियां थी, ये तीनों मिलकर जो कॉलेज को चलाना मुश्किल कर रही थी, कॉलेज में अनुशासन कर रख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, और इस सब का कारण कॉलेज वाले शीला अग्रवाल को मानते थे। तो उन्होंने शीला अग्रवाल को जो है वो नोटिस दिया, और इन तीनों लड़कियों को, लेखिका और उनकी जो 2 सहेली थी, उनको कॉलेज के 3rd ईयर में जो है वो उन कक्षाएं बंद कर दी गई और उनके प्रवेश पर, एडमिशन पर रोक लगा दी गई। पर ये लड़कियां जो है वो कहाँ मानने वाली थी। लड़कियों ने कॉलेज से बाहर रहकर प्रशासन के निर्णय के विरुद्ध प्रदर्शन किए। इसका परिणाम यह हुआ कि कॉलेज प्रशासन को 3rd ईयर की क्लासेस शुरू करनी पड़ी। मतलब जब सभी विद्यार्थियों ने इस बात का विरोध किया, कॉलेज के बाहर हड़ताल की, नारेबाजी की, तो कॉलेज प्रशासन को आखिर में मजबूर होकर के 3rd ईयर की जो कक्षाएं हैं वो प्रारंभ करनी पड़ी। और जब लेखिका के विरोध के कारण, उनके आंदोलन के कारण कक्षाएं शुरू हुई, तो लेखिका का खुश होना स्वाभाविक था। लेकिन उस समय इस खुशी से बढ़कर भी जो खुशी लेखिका को मिली थी, वो थी देश को स्वाधीनता मिल जाने की खुशी। अर्थात ये बात अगस्त 1947 की है, जिस समय इन लड़कियों को कॉलेज में प्रवेश देना पड़ा। लेकिन लेखिका को उससे भी ज्यादा खुशी ये हुई कि इस समय तक वो जिस तरह से आंदोलन कर रही थी और सारा युवा वर्ग जिस चीज की प्रतीक्षा में था, वो अगस्त 1947 में उन्हें प्राप्त हो गई थी। आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। यदि आपको पाठ समझ में आ गया है और आपको पढ़ने में अच्छा लगा है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे आने वाले इस वीडियो के जो प्रश्नोत्तर हम करेंगे इस पाठ के, उसकी जानकारी आपको पहले से मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।